बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बुक रिव्यू। आज मैं पीएमएस की बुक जो है कलीद उर्दू, पीएमएस जो उर्दू कंपलसरी पेपर है उसके लिए ये एक हाईली रिकमेंडेड बुक है और उसका रिव्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इस्लामियात का बुक का रिव्यू किया जो कि अमानुल्लाह गोंदल साहब ने लिखी हुई है, और आज की जो बुक है वो डॉक्टर इशफाक अहमद विर्क, डॉक्टर गफूर शाह कासिम साहब ने लिखी है और बनज़र सन डॉक्टर मोहम्मद अली खान। अच्छा जी, इसके ये जो हैं कंटेंट्स हैं इसको तो मैं फ़ोकस नहीं करूँगी क्योंकि कंटेंट्स को फ़ोकस करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो स्ट्रेट वे जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से शुरू होते हैं। इसमें वैसे वो पीपीएससी के जो प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं उनको भी ओवरव्यू करेंगे, और जो बाकी इस बुक में दिया हुआ है पीएमएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है ना, मेरी कोशिश यही है कि जो पीएमएस के सिलेबस के मुताबिक या सीएसएस के सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसके हवाले से जो भी लिखी गई बुक्स हैं उनको ओवरव्यू करूं, ताकि एक ही लेक्चर में आपको जो लोग पढ़ नहीं सकते तो कम से कम रिवीजन के लिए बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें से चंद मुख्तसर करूँगी। यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नसर जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने है परागंदा या बिखरा हुआ, मगर इस्लामी अल्फाज का मायना ज़ाब्तों के तहत इस्तेमाल नज़म कहलाता है, जबकि इसके मुतज़ाद के तौर पर नसर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने असनाफ़ नज़म का मौजू और हैयत के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम किया, इस तरह हम असनाफ़ नसर को भी मिजाज के अतबार से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक पहला अफसानवी अदब, दूसरा गैर अफसानवी अदब, यानी कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन। अफसानवी अदब में दास्तान आ जाती है, नावल आता है, अफसाना आता है और ड्रामा आता है। दास्तान में कहने की चीज़ को कहानी कहते हैं। कहानी का मुतरादिफ लफ्ज़ किस्सा या हिकायत है, और दास्तान किस्से कहानी की कदीम तरीन किस्म है। किसी ज़माने में किस्सा ख़्वानी या दास्तान गोई का बाज़ाब्ता एक फ़न हुआ करता था जो अरबी और फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल हुआ। बरे अज़ीम में इसका आगाज़ दक्कनी दौर से हुआ जो बाद बरे अज़ीम के तौलो अर्ज़ में फैल गया। ये इस सारे की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, जो मेन चीज़ है वो पढ़ते हैं, मतलब अफसाना क्या होता है और दास्तान क्या होती है और नावल क्या होता है। ये सारे के सारे फ़िक्शनल चीज़ें हैं, और उसके अलावा जो नॉन फिक्शन होते हैं उसका पेपर के हवाले से कोई ख़ास रोल नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। नावल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नावल जो है अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। उर्दू के एमसीक्यूज़ भी होते हैं ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो अतारबी ज़बान के मतलब लैटिन लफ्ज़ के नावेला से माखूज़ है। नावल के मायने नया, अनोखा या अछूता के, मगर अदब के इस्तिलाह में नावल से मुराद वो किस्सा लिया जाता है जिसमें वाक़यात खिलाफ़े क़यास ना हो। दास्तान के बरक्स नावल की बुनियादी हकीकत और फितरत पर उठाई जाती है। इस्लाही नावल, समाजी नावल, सियासी नावल, तारीख़ी नावल, महमाती नावल, जासूसी नावल, नज़रियाती नावल वगैरह। आगे है अफसाना। अफसाना ऐसी मुख्तसर तहरीर का नाम है जिसमें किसी वाक़ये, किरदार या लम्हे की झलक दिखाई जाती है। उर्दू ज़बान में अफसाना अंग्रेज़ी अदब के असर से आया। मगरबी ज़बानों में अफसाने से पहले तवील किस्से, कहानियाँ और नावल लिखने का रिवाज था, मगर जो इंसान अदीमुल फुर्सत होता गया तो किसी ऐसी सनफ़ अदब की ज़रूरत महसूस हुई जो कम से कम वक्त में पढ़ने वाले को मसरत और तस्कीन के लम्हात मैसर कर सके। चुनांचे अफसाना लिखा जाने का लगा जिसके असरात हिंदुस्तान में भी दर आए। मज़ीद अफसाने की काफ़ी सारी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन मैं सारी नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अगर ये पीएमएस की ये जो बुक है कलीद उर्दू, ये कोई 300-350 पेजेस पर मुश्तमिल है। अगर मैं सारा रीड करूँ तो 3-3.5 घंटे तो कम से कम चाहिए होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि 1 घंटे में इसको पूरी बुक का रिव्यू, चूँकि मैं कर रही हूँ तो रिव्यू में। और ड्रामा, लफ्ज़ ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राउ से मुश्तक है जिसके मायने हैं अमल करके दिखाना, लेकिन अदब की इस्तिलाह में ड्रामा ऐसी सनफ़ है सनफ़ अदब है जिसमें एक मुकम्मल कहानी होती है जो किरदारों की हरकत, सकनात और मुकालमों के ज़रिए स्टेज पर पेश की जाती है। इसलिए अरस्तू ने इसे किसी ऐसे अमल की नकाले से ताबीर किया है जो मुकम्मल हो। ड्रामे के अज्जा में न सिर्फ कहानी, प्लाट, किरदार और मुकालमे की अहमियत के हामिल है, बल्कि इसके लिए स्टेज, पस मंज़र, मौसीकी और किरदारों का अमल भी इतना ही अहम है, क्योंकि इन बातों का ताल्लुक बराह रास्त ड्रामे की पेशकश से है। ड्रामे का बुनियादी अंसर कहानी है, इसी का ताना बाना ड्रामे का प्लाट है। मंतकी तौर पर कहानी में जिस कदर बातनी मानवी रब्त होगा इसी कदर कहानी अच्छा तासुर देगी। ड्रामा हो गया। आगे है, ये सारी ड्रामे की डिटेल है। ड्रामे के बाद सवाने उमरी। गैर अफसानवी अदब में, नॉन फिक्शन में
ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंस के हमें नहीं है, लेकिन चूँकि एमसीक्यूज में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है तो लिहाजा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सानिया का लफ्ज़ यानी बायोग्राफी, सानिया की जमा है जिसके मायने हैं उर्दू अहवाल या कैफियत। चुनांचा सानिया उम्र के मायने हुए किसी शख्स की ज़िंदगी के अहवाल या इसकी सरगुज़िश्त। एक सेकंड, अच्छा सॉरी, हाँ, सवानिया निगार किसी शख्स की विलादत से वफ़ात तक के हालातों के तफसील के साथ बयान करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने मौजू से पूरी तरह आगाह हो और जिस शख्स की वो सवानिया उम्री तरतीब दे रहा है इसके साथ इसका करीबी रब्त रहा हो। इस शख्स का मुताला इस तरह क्या हो कि इसका कोई गोशा भी मख्फी ना रहा हो। इसके साथ साथ सवानिया निगार के लिए ये भी लाजिम है कि वो इस शख्स के पूरे अहद का मुकम्मल शऊर रखता हो। और इसके बाद आती है ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात का बयान आप बीती या खुद नोश लिखता है, कहलाता है। सवाने उम्र में किसी दूसरी शख्सियत या फ़र्द की ज़िंदगी के बारे में अपनी वसात के मुताबिक बनज़र गायर लिखा जाता है, जबकि आप बीती लिखने वाला मन आनम के अपने मन दानम के मसदाक अपने हालात बकलम खुद बयान करता है। मतलब कोई शख्स खुद अपने हालात वाक़यात लिखे तो वो आप बीती या ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और उसके अलावा अगर कोई शख्स किसी दूसरे के हवाले से लिखे कोई हालात वाक़यात तो वो उसकी सवानिया उम्र कहलाती है, बायोग्राफी कहलाती है। आगे है खाका, स्केच। खाका के लफ्ज़ी मायने इब्तदाई नक्शा या ढांचा के हैं और खाका के खींचना के मायने हैं किसी की लफ्ज़ी तस्वीर बनाना। अदबी इस्तिलाह में खाका ऐसी सनफ़ नसर है जो मुख्तसर होने के बावजूद किसी शख्सियत का भरपूर तासर पेश करे। इसे किसी शख्स की कलमी तस्वीर भी कह सकते हैं। जिस तरह नावल और अफसाने में बड़ा फ़र्क है कि नावल में तफसील बयान की जाती है मगर अफसाना बड़ा मुख्तसर होता है, इसी तरह सवानिया उम्री और खाके में ये फ़र्क है कि सवानिया उम्री में किसी शख्सियत की विलादत से वफ़ात तक के हालात पेश किए जाते हैं और मगर खाके में बड़े इख्तसार के साथ मोटे मोटे खदोकाल बयान किए जाते हैं। सवानिया उम्री चूँकि तवील होती है इसलिए इसे पढ़ने के लिए वक्त दरकार है, मगर खाका एक ही नशिस्त में पढ़ने की चीज़ है और आज का कारी वक्त की हर मुमकिन बचत करता है और तफसील में जाने के बजाय इख्तसार को ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि लोग खाका लिखने की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है सफ़रनामा, ट्रैवल लॉग। सफ़र इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। अरबी की मिसल मशहूर है कि अस्सफ़र वसीलतुज़ ज़फ़र, यानी सफ़र कामयाबी का वसीला है। यह भी कहा जाता है कि सफ़र कामयाबी की कुंजी है और हकीकत भी यही है कि दुनिया में फ़कत वही कौमें फ़तह व ज़फ़रमंदी से हमकनार हुई जिन्होंने बशौक़ और बरज़ा और रग़बत सफ़र इख्तियार किए। सफ़र ऐसी चीज़ है जिसमें अगर नाकामी हासिल हो तो भी कोई ना कोई दिलचस्प फ़ायदा ज़रूर हाथ लगता है। कुरान मजीद में आया है सीरु फिल अर्द, यानी ज़मीन की सैर करो। चुनांचा जब तक फरमान इलाही के ये मौजब मुसलमान सफ़र इख्तियार करने में पेश पे रहे वो हर जगह कामयाब और बामुराद हुए, और जब उन्होंने इस मामले में पस्त हिम्मतें दिखाई तो वो पसमानदा हो गए। मज़ीद जो है वो इसको, चूँकि मैंने सारी रीडिंग नहीं करनी है इसलिए आगे चलते हैं। और क्या क्या इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लिखी हुई है। ये उर्दू की वाहिद ऐसी बुक है जो मुझे खुद को पसंद आई, वरना मुझे उर्दू राइटिंग कोई खास पसंद नहीं आती। अच्छा जी, मकतूब निकारी, लेटर राइटिंग। मकतूब के लफ्ज़ी मायने लिखा गया या लिखा हुआ गया है, लेकिन आमतौर पर मकतूब से मुराद खत लिया जाता है। मकतूब निगारी का एक अहम सनफ़ नसर है, बल्कि ये एक फ़न है, ऐसा फ़न जिससे हर पढ़े लिखे का वाकिफ़ होना ज़रूरी है। हर चंद आज इलेक्ट्रॉनिक का दौर, हर जानिब इसी का राज, और किसी हद तक मकतूब की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली है। ताहम किसी शख्स के बारे में उसके ख़यालात और कैफियत से आगाह होने और इल्म अदब के लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। इसी बिना पर मकतूब निगारी हर ज़ुबान के निसाब में दाखिल है। आगे तंज़ो मिज़ाज, स्टाइल एंड ह्यूमर। कादर मुतलक ने अपनी मखलूक में से हर जानदार को ज़्यादा से ज़्यादा 5 हिस्सों से नवाजा है, मगर इंसान को 3 मज़ीद हिस्से, छठी हिस्स कॉमन सेंस, हिस्से जमाल एस्थेटिक सेंस और हिस्से मजाज सेंस ऑफ ह्यूमर अता करके इसे तमाम जानदारों से मुमीज़ व मुशर्रफ कर दिया है। इस वक्त हमारा रूए सखन मौजू के तहत सिर्फ हिस्से मजाक की तरफ है। हंसना हंसाना इंसानी फितरत है और तबई तौर पर यह सलाहियत कम या ज़्यादा हर शख्स में पाई जाती है। जिस तरह इंसान जब मज़ाहिर फ़ितरत के खूबसूरत नज़ारों को देखता है तो सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है, इसी तरह वो अपने माशरे के मज़हक पहलुओं पर अपने आप को हंसने पर मजबूर पाता है। मौलाना हाली ने मिर्ज़ा गालिब का हैवान ज़रीफ़ लिखा है तो महज इस बिना पर कि मिर्ज़ा गालिब की फ़ितरत में बदला पता नहीं कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है, बज़िल्ला संजी, शौक चश्मी, तंज़ो मज़ा और लतीफ़ा गोई की हिस्स गैर मामूली तौर पर मौजूद थी और इनकी कोई बात भी लुत्फ़ व ज़राफ़त से खाली ना होती थी। पढ़ने में मुझे भी मज़ा आ रहा है, उम्मीद है आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप इस बुक को लाजमी पढ़िएगा।
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ने वाले लोग हैं, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको ये पढ़नी चाहिए। आगे जी मज़मून ऐसे पीएमएस के उर्दू के पेपर में एक 100 मार्क्स का ऐसे का पेपर भी आता है। सॉरी 100 का नहीं होता, मेरा ख्याल कम मार्क्स का होता है। मुझे डिवीज़न भूल गई है कितनी है, क्योंकि उर्दू का एक ही पेपर है और उसी में ही वो बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, इंक्लूडिंग ऐसे भी उर्दू ऐसे भी लिखना होता है। इसी तरह जो सिविल जज है, सिविल जज के एग्ज़ाम में भी उर्दू का पेपर होता है, तो उसमें भी उर्दू ऐसे लिखना होता है। और उर्दू ऐसे के ऑलमोस्ट वही रूल्स होते हैं जो कि इंग्लिश के ऐसे के होते हैं। अच्छा, बस वो अल्फाज वोकेबलरी चेंज होती है, ज़ाहिर है। मज़मून के लगवी मायने है ज़मन में लिया हुआ है, लेकिन इस्तिलाह में मज़मून इस इबारत या तहरीर को कहते हैं जो किसी ख़ास बहस पर लिखे जाए। दूसरे लफ्ज़ों में मज़मून गैर दास्तानवी अदब की वो नसर है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर इज़हार ख्याल किया गया। मज़मून नवीसी एक नहायत मुफीद सनफ़ है। इसके मौज़ूआत में बहुत वुसअत और बड़ा तनूअ है। इखलाकी, इस्लाही, इल्मी, अदबी, साइंसी, तनकीदी, तारीख़ी, स्वानही गर्ज़ के हर मौजू पर मज़मून लिखा जा सकता है। मज़मून की दो बड़ी ख़ुसूसियत यह है कि मौजू के हस्ब हाल ज़ुबान और बयान में सादगी, सलासत और दिल आवेज़ी हो और ख़यालात की तरतीब में कहीं भी उलझाव ना हो। अलबत्ता अदबी नोयत के मज़ामिन में इबारत आराई से काम लिया जाए। मज़मून लिखने के बंधे टके असूल नहीं होते, अलबत्ता हर मज़मून की एक मंतकी तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है, फिर इसके बारे में मज़मून निगार अपने नुक्ता नज़र से मौजू की निस्बत से मुखालफत मुवाफ़क़त में दलाइल देता है और आखिर में नतीजा पेश करता है। उर्दू में मज़मून नवीसी का बाकायदा आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने 1817 से 1898 से हुआ। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इल्मी व तहकीकी, इखलाकी व इस्लाही, मुल्की व सियासी, मजहबी, तारीख़ मज़ामीन के अलावा सवानह और शेर और अदबी तनकीदी मौज़ूआत पर बकसरत मज़ामीन लिखे। सर सैयद कलम बर्दाश्त लिखने पर कादिर थे। उन्होंने तहज़ीबुल इखलाक का इजरा ही मज़ामीन लिखने के लिए किया था। वो न सिर्फ खुद लिखते थे बल्कि उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को भी तहज़ीबुल इखलाक में लिखने की तरफ राग़िब किया। और कितनी खुशाइंद बात है कि सर सैयद की कोशिशों से जल्द ही लिखने वालों की खेप तैयार होगी, जिसमें मौलाना हाली, मौलाना शबली नुमानी और ये बहुत सारे लोग शामिल थे। मज़मून नवीसी इन सबका सबसे ज़्यादा महबूब मशगला था और वो इस मशगले में बड़ा इत्मीनान और सुकून हासिल करते थे। अच्छा जी, आगे है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है आपका मुहावरा और रोज़मर्रा। मुहावरा और रोज़मर्रा ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे PMS के सिलेबस में शामिल है। उसके अलावा भी कोई भी आप उर्दू का पेपर दें तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं ये मुहावरे और रोज़मर्रा। तारीफ़ पढ़ते हैं कि मुहावरा होता क्या। मुहावरे के लगवी मायने बातचीत करना है क्या है, मगर ज़बान की इस्तिलाह में जब कोई कलाम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मुरक्कब हो और अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक हो और अपने लगवी मायनों के बजाय मजाजी मायने देता हो तो वो मुहावरा कहलाता है। जैसे पानी पीना मुहावरा नहीं है, इसलिए कि यहाँ पीना अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल हुआ। इसके बरक्स गुस्सा पीना, आंसू पीना वगैरह मुहावरे हैं, क्योंकि ये अहले ज़बान के बोलचाल के मुताबिक हैं और अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, कल तुम जब बज़्म गैर में आंखें चुरा गए, खोए गए हम ऐसे के अगियार पा गए। रोज़मर्रा क्या होता है। रोज़मर्रा इस बोलचाल और उसलूब बयान को कहते हैं जो ख़ास अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इसमें क़यास को दखल नहीं बल्कि सुमात पर दारोमदार है। मसलन बिला नागा पर क़यास करके इसकी जगह बेनागा और रोज़ रोज़ की जगह दिन दिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहले ज़बान के यहाँ अल्फाज में बोलचाल में इस तरह कभी भी नहीं आते। जैसे मेरी चश्म में दर्द है, ये जुमला रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अहले ज़बान इस तरह कभी नहीं बोलते। दुरुस्त यूँ है मेरी आँख में दर्द है। मज़ीद आगे काफ़ी सारे हैं, इनको हम वैसे पढ़ने तो चाहिए ये तफसील में, लेकिन मसला ये है कि टाइम की शॉर्टेज है और इतनी बड़ी बुक को अगर मैं पार्ट्स में करूँ तो वो भी टाइम कम है, और अगर एक ही लेक्चर में करूँ तो इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं होगा। इसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 3 घंटे का रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन वो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है मुझ में कि एक ही सिटिंग में मैं कर लूँ। मुहावरात का जुमले में इस्तेमाल। मुहावरे में एक लफ्ज़ अमूमन मसदर की सूरत में होता है और जुमले में इस मसदर के तमाम शक्कात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मसलन गम से खाना, मसलन गम खाना से गम खाया होगा, गम खाता है, गम खाएगा, गम खाना पड़ेगा वगैरह। अलबत्ता मुहावरे के अल्फाज में अज़रुए क़यास तब्दीली करना हरगिज़ मुनासिब नहीं और ना ही लफ्ज़ों की तरतीब बदलना जायज़ है। जैसे गुल खिलाना की जगह फूल खिलाना दुरुस्त ना होगा। इसी तरह मौत ने इसका घर देख लिया की जगह मौत ने मकान देख लिया कहना गलत है। तो
झेल में तालिब इल्मों की सूरत के लिए कुछ सीधा मगर ज़ुबान तो ख़ास और आम मुहावरात इनके मायने और जुमले में इस्तेमाल करके दिखाया गया। इन्हें बस बगौर देखिए और आज़मूद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी ज़ुबान पर इस वक्त तक अबूर हासिल नहीं होता जब तक कि मुहावरात और उनके सही और बरमहल इस्तेमालात पर कुदरत न हासिल हो। अब इसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं, लेकिन वो मैं सारे के सारे नहीं पढ़ूँगी, आप देख लें। मैं इसको ज़रा स्लो कर लेती हूँ। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको PDF में भी मिल जाएगी, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी आपको चाहिए होगी। तो ये सारे के सारे उम्मीद है समझ आ गई होगी मुहावरे होते क्या हैं, लेकिन मैं इनको रीडिंग नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। हालांकि करनी चाहिए, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पेपर में वो कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह के लफ्ज़ है तो उसका क्या मीनिंग होगा, अगर आप ये सारे के सारे पढ़ लेते हैं तो। आगे आ जाती हैं जी ज़रबुल मिसाल। ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल मिसाल को उर्दू में मकूला या कहावत कहते हैं। इससे मुराद ऐसा जुमला है जो मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। इस जुमले में जो बात कही जाती है इसे मुसल्लम, हकीकत या आलमगीर सच्चाई का दर्जा दिया जाता है। ज़रबुल मिसाल या कहावतें सदियों के तजर्बात और इंसानी ज़िंदगी के लातदाद मुशाहिदात के जवाहिर रेज़े होते हैं। दुनिया भर की ज़ुबानों में ज़रबुल मिसाल का ज़ख़ीरा मौजूद है और उन्हें अमल और हिकमत का निचोड़ समझा जाता है। एक मगरबी मुफक्किर के कौल के मुताबिक ज़रबुल मिसाल लंबे लंबे तजर्बात से हासिल शुदा ऐसे नताइज हैं जिनकी सदाकत को सब लोग तस्लीम करते हैं, इसीलिए इन्हें ज़बान खल्क समझा जाता है। बेशतर ज़रबुल मिसाल के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कब से हैं और क्यों कर बनी है, लेकिन यह ज़रूर है कि ज़रबुल मिसाल कलाम में ज़ोर और हुस्न पैदा करती हैं। अगरचे ये ज़रबुल मिसाल मुख्तसर होते हैं, लेकिन कलाम के मुतालिब की खुद तशरीह करती हैं। अब ज़रबुल मिसाल जैसे आप काज महाकाज, जो काम खुद किया जाए वो सबसे बेहतर है। आप भले तो जग भला, जो खुद अच्छा हो उसे दूसरे भी अच्छे दिखाई देते हैं। इसी तरह इसमें बहुत सारी ज़रबुल मिसाल लिखी हुई हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी समझने के लिए, जो कि रूटीन में जो लोग बोलते हैं और समझने में आसानी होती है, उर्दू स्पेशली सीखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। अच्छा जी, आगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ना सिर्फ CSS PMS या फिर कोई भी आप उर्दू का पेपर देते हैं, तो ये एक गलत जुमलों की दुरुस्तगी वाला पोर्शन लाजमी होता है, चाहे वो 5 नंबर का हो, 10 नंबर का, 15 नंबर का, या जितना भी हो, लेकिन होता ज़रूर है। तो तहरीर तकरीर में ज़बान और बयान की सेहत का ख्याल रखा जाता है। गुफ्तगू की तरह यही जुमलों की दुरुस्तगी है। जैसे मैंने बयान की सेहत की बजाय बयान का सेहत कर दिया, तो ये गलत हो जाता है। गुफ्तगू के दौरान में दुरुस्त और खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल बोलने वाले की शख्सियत को बावकार बना देता है, जबकि गलत सलत अल्फाज का इस्तेमाल और कमज़ोर लहजा शख्सियत पर मनफी असर डालता है। ज़बानदानी में इस मौजू पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। हम झेल की सतूर में अपने तालिब इल्मों की सहूलत के लिए ज़बानदानी के चंद अहम और बुनियादी असूल देते हैं। असूल में सारे पढ़ूंगी, लेकिन जुमलों की दुरुस्तगी वाला ना वो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अगर आपको ये असूल समझ आ जाते हैं तो काफ़ी हद तक आप पेपर अंदाज़तन भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, तो पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके साथ हमेशा फ़ेल का सीगा गायब और तुम के साथ हमेशा सीगा जमा हाजिर लाया जाता है। मसलन आप यहाँ बैठे, तुम यहाँ बैठो। इन जुमलों को आप यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठें लिखना सही नहीं है। इसी तरह ताज़ीम के मौके पर वाहिद फ़ाइल के लिए फ़ेल जमा लाते हैं। मसलन मेरा अब्बा आया है के बजाय मेरे अब्बा आए हैं कहा जाएगा। जमा इसमों में पहले हर लफ्ज़ का लिखना या बोलना गलत है। मसलन हर ममालिक, हर अशखास सही नहीं है, इसके बजाय हर मुल्क, हर शख्स कहना सही है। जमा इसमों के साथ हर की जगह सब या तमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सब ममालिक, तमाम अशखास। ना और ही को एक साथ लाना दुरुस्त नहीं होता। मसलन ना ही आप आए, ना ही ख़त लिखा है, इसके बजाय ना आप आए, ना ही ख़त लिखा सही होगा। एक जुमले में दो हमायनी अल्फाज लाना गलत है। मसलन आब ज़मज़म का पानी की जगह सिर्फ आब ज़मज़म कहना चाहिए। इसी तरह कोह हिमालय का पहाड़ की जगह सिर्फ कोह हिमालय, और माह रमज़ान के महीने के रोज़े की जगह माह रमज़ान के रोज़े कहना चाहिए। मसदर के साथ ने का इस्तेमाल सही नहीं है। मसलन तुमने कहाँ जाना है की जगह तुम्हें कहाँ जाना है सही होगा। कहना मसदर से बनने वाले अफ़ाल के साथ को के बजाय से लगाया जाता है, जैसे इसने तुमको क्या कहा गलत है, इसने तुमसे क्या कहा सही होगा। उर्दू में किसी इसम के आखिर में आने वाले हरूफ या हे को या मजहूल बढ़िए से बदलने का नाम इमाला है। ये इमाला छोटे रिश्तेदारों के नामों में तो जायज़ है, लेकिन बड़े रिश्तेदारों के नामों में जायज़ नहीं। मसलन बेटा से बेटे और भतीजा से भतीजे तो सही है, मगर चचा से चचे और अब्बा से अब्बे सही नहीं है। मुअन्नस फ़ेल की गर्दान में नून गुन्ना का इजाफा सही नहीं है। मसलन लड़कियां पढ़ रही हैं गलत है, जबकि सही है लड़कियां पढ़ रही हैं सही है। इस तरह औरतें स्वेटर बुन रही हैं गलत है, औरतें स्वेटर बुन रही हैं सही है। अरबी के जमा
अल्फाज की उर्दू कायदे के मुताबिक जमा अलजमा बनाना दुरुस्त नहीं, मतलब जमा के ऊपर जमा बना देना। जैसे अम्बिया को अम्बिया, अम्बिया जमा है तो इसको अम्बियाओं नहीं कहेंगे। अफवाज को अफवाजो, ये गलत है। फ़ारसी इजाफ़त और वाव अतफ़ सिर्फ फ़ारसी अरबी अल्फाज में लाई जाती है, किसी उर्दू या हिंदी लफ्ज़ के साथ इनका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। मसलन दामन को सही है, दामन पहाड़ गलत हो गए। इसी तरह रोटी और पानी सही है, मगर रोटी व पानी गलत होगा। अलिफ लाम सिर्फ अरबी अल्फाज के साथ आता है और गैर अरबी अल्फाज के साथ नहीं। मसलन इल्मुद्दीन नूरुद्दीन सही है, मगर चिरागुद्दीन लालुद्दीन करीबुल मर्ग गलत है। अरबी में जमा 3 के अदद से शुरू होती है, चुनांचे अरबी में 2 के लिए जमा का सिगा इस्तेमाल नहीं किया जाता। मसलन 2 अशार 2 कुतब गलत है, जबकि 2 शेर 2 किताबें सही है। जब किसी जुमले में कई इसम आए तो फ़ेल की वहदत व जमा आखिरी इसम के मुताबिक आएगी। मसलन हमने 3 कुर्सियाँ और 1 मेज़ खरीदी। जब किसी जुमले में कई इसम आए तो फ़ेल की तज़कीरा तानीस आखिरी इसम के मुताबिक आएगी। मसलन हमने चिड़ियाघर में किसी किस्म के तोते और चिड़ियाँ देखीं। जब किसी उर्दू मस्दर के साथ मफ़ूल मुअन्नस हो तो इस मस्दर को मुअन्नस भी बोल सकते हैं और मुज़क्कर भी। मसलन मुझे किताब पढ़नी है, मुझे किताब पढ़ना है, दोनों तरह सही होगा। लफ्ज़ अर्ज़ के साथ क्या और की दोनों सही हैं। मसलन मैंने अर्ज़ की, मैंने अर्ज़ किया। मुतशाबह हम अल्फाज लफ्ज़ों के इस्तेमाल में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। मसलन उन्होंने हिसाब बेबाक कर दिया, इस जुमले में बेबाक की बजाय बेबाक होना चाहिए, मतलब अल्फाज की जगह वो काफ डंडे वाले के बजाय नुक्ता वाला काफ होना चाहिए। गैर जानदार इसमों की तज़कीर तानीस के मामले में अहले ज़बान की पैरवी करना ज़रूरी है। मसलन मेज़ खरीदी को मेज़ खरीदा या तार आया को तार आई कहना गलत हो गया। अहले ज़बान के रोज़मर्रा और तर्ज बयान की पैरवी भी लाजिम है। इस असूल की रोशनी में हर रोज़ को हर दिन, आए दिन को आए रोज़ कहना गलत होगा। मुहावरे और ज़रबुल मिसल के अल्फाज में किसी किस्म का रद्द बदल नहीं किया जाता। मसलन लाल पीला होने के बजाय होना और जिसकी लाठी इसकी भैंस की जगह जर्द पीला होना और जिसकी लाठी इसकी गाय कहना गलत होगा। लफ्ज़ मरहूम के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल गलत है। मसलन नामा इकबाल साहब मरहूम ने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया कहना गलत होगा, दुरुस्त होगा नामा इकबाल मरहूम ने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया। मुबादा के मायने हैं ऐसा ना हो, चुनांचे तहरीर तकरीर में मुबादा के साथ ना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसलन ये कहना गलत होगा धूप में ना चलो मुबादा लू ना लग जाए, ये सही होगा धूप में ना चलो मुबादा लू लग जाए। इसी तरह ये कहना गलत होगा मेहनत करो मुबादा फेल ना हो जाए। सही जुमला ये होगा मेहनत करो मुबादा फेल हो जाए। मुबादा का मतलब होता है ऐसा ना हो। जब किसी जुमले में चूँकि इस्तेमाल होगा तो इसके बाद इसके लिए ज़रूर आएगा। हाँ, इसी तरह जू के बाद तू और जैसे के बाद वैसे लाजमन आता है। मसलन चूँकि वो बीमार है इसलिए वो कॉलेज नहीं आया। जू हम बुलंदी पर जाएं तू सर्दी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मंजिल करीब आती गई वैसे हम खुश होते गए, कहना ही दुरुस्त होगा। आगे जी इमला की गलतियाँ। ईद उल अज़हा मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। ईद उल अज़हा मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है, मतलब स्पेलिंग कहने से हिजे में गलती है। इसी तरह जैसे अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है और अस्सलाम के बाद वाव नहीं आता पेश आता है। ये इस तरह मामूली सी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं और पढ़ने वाले को लगता है कि दोनों अल्फाज सेम है, जबकि बाद दफ़ा ज़ेर ज़बर पेश की गलती होती है या फिर वाव वगैरह की होती है। अच्छा जी, आगे है कुछ मारूफ तरकीब और उनका मफहूम। नहव की इस्तिलाह में जुमले की अज्जा की बंदिश को तरकीब कहते हैं। अच्छा जी, ये तरकीब बिलअमूम 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बनती है। सब जानते हैं कि उर्दू एक मखलूत ज़ुबान है और इसमें अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और मकामी ज़बानों की बहुत सी तरकीब बिला तामुल और बेझिझक इस्तेमाल होती हैं, जो मुख्तसर होने के बावजूद एक ख़ास मफ़हूम रखती है। और पढ़ा लिखा उर्दू दान तबका इन तरकीब को अपनी तहरीर और तकरीर में अक्सर बेशतर इस्तेमाल करता है। ज़ेल में ऐसी तरकीब की एक नातमाम फहरिस्त और उनका मफ़हूम दिया गया है। जैसे गर्ग अशनाई बज़ाहिर दोस्ती बबातिन दुश्मनी, जाहिद सालूस वो शख्स जो अपनी ज़ाहिरी वजह से धोखा खा जाए। इसी तरह ये बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं। आगे जी आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रमूज़ काफ पंक्चुएशन। तारीफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके लग़वी मायने हैं इशारा के, और औकाफ वक्फ़ की जमा है जिसके मायने तवक्कुफ़ या ठहराव के। चुनांचे रमूज़ औकाफ के मायने हुए तवक्कुफ़ या ठहराव के। इशारे रमूज़ औकाफ से मुराद अलामात है जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलहदा करती है। रमूज़ औकाफ की अलामात की मदद से कारी को मालूम हो जाता है कि जुमलों को किस तरह पढ़ना है, जुमलों के किन हिस्सों को किस तरह अदा करना है और कहाँ कहाँ और किस किस कदर तवक्कुफ़ करना है। अगर ये अलामतें ना हो तो इबारत मुसलसल अल्फाज और हरूफ का मलगूबा बनकर रह जाए। अच्छा जी, ये अलामात क्या हैं? नाम
अलामत शक्ल अंग्रेज़ी नाम। सख्ता या वक्फ या खफीफ, इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। वक्फ या निस्फ वक्फ, सेमीकोलन राब्ता या वक्फ लाजिम कॉलन, तफसीलिया कॉलन एंड डैश, ख़त्मा या वक्फ मुतलक फुल स्टॉप, इस्तफहामिया या सवालिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन, निदाइया या फिजाइया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वावेन इन्वर्टेड कॉमास, ख़त डैश कोसेन ब्रैकेट्स, सख्ता कोमा। रमूज़ काफ में ये अलामत सबसे कम तवक्कुफ़ के इज़हार के लिए इस्तेमाल होती है। जिस लफ्ज़ के बाद ये अलामत आए वहाँ कारी को बगैर सांस टूटे बिल्कुल ज़रा सी देर के लिए ठहरना चाहिए। इस अलामत को वक्फ़ खफीफ भी कहा जाता है। तहरीर में इस वक्त की इस्तेमाल के बहुत से मौक़े हैं, बल्कि मगर बिलअमूम इसका इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जब तहरीर में ऐसे मुसलसल अल्फाज या जुमले हैं जो एक ही तरकीब के हो। मसलन कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा बिलतरतीब सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सदर मकाम है। अब कराची के बाद भी कौमा आया, लाहौर के बाद भी कौमा आया और पेशावर के बाद नहीं आया और फिर और कोयटा आ गया। इसी तरह सिंध के बाद कौमा, पंजाब के बाद कौमा, खैबर पख्तूनख्वा और फिर और बलूचिस्तान। आगे भी सेम इसी तरह है। वक्फा सेमीकोलन, ये अलामत सख्ते से ज़रा ज़्यादा ठहराव के लिए आती है। इसे निस्फ वक्त का नाम भी दिया जाता है। इस अलामत का इस्तेमाल तहरीर में आमतौर पर दो मौक़ों पर होता है। जब एक तवील जुमले में कई ऐसे छोटे छोटे जुमले आए जिनमें मफ़हूम पूरा पूरा अदा ना होता ताकि गलत मबहस ना हो जाए। जब किसी जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जोर देना मकसूद हो, मसलन तुम रोए और हमारा दिल बेचैन हुआ, तुम्हारी उंगली दुखी तो हमारे दिल पर चोट लगी, मुसीबतें हमने भरी, तकलीफ़ें हमने उठाई, रातों को उठ उठ कर हम बैठे, कंधे से लगाया चमकारा, लोरियाँ सुनाई, गर्ज ये कि जान माल आराम सब कुछ तुम्हारे लिए तज दिया, क्या इसका यही सिला है। जाब्ता कॉलन, इस अलामत का ठहराव और वक्फे के ठहराव के से कदरे ज़्यादा होते हैं। इस अलामत को वक्फ लाजिम भी कहा जाता है। ये अलामत ऐसी जगह लाई जाती है जब वक्फ करना लाजिम होता है। आम तौर पर इस वक्फ का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जब जुमले के किसी साबिक़ा ख्याल या बात की तशरीह या तस्दीक की जाए, किसी मुख्तसर मक़ूले, ज़रबुल मिसल या कहावत वगैरह को बयान करना हो, या किसी ख्याल को पूरे तौर पर ख़त्म करने से पहले कोई दूसरा ख्याल का बयान करने लगे, जैसे सफ़र हो या हिजर, दिन हो या रात, काम हो या तफरीह, कोमा हमेशा और हर जगह अपनी सेहत का ख्याल रखो, फिर सेमीकोलन, अगर कोई नेमत है तो यही है, किसी हकीम का कौल है, कॉलन आप काज महाकाज, तफसीलिया कॉलन एंड डैश, ये अलामत जैसा कि इसके नाम से ही मुतरश है किसी बात की तफसील बयान करने से पहले इस्तेमाल होती है। आमतौर पर इसके इस्तेमाल से पहले हस्ब ज़ेल या मंदरजा ज़ेल वगैरह के अल्फाज लाए जाते हैं या इनका महल इस्तेमाल होता है। ये अलामत बिलअमूम किसी तवील इक़्तिबास या फहरिस्त वगैरह को पेश करने से पहले भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे नारियल के बेशुमार फ़ायदे हैं, फिर सेमीकोलन, इसका तेल जलाते हैं, कॉलन सेमीकोलन, और सॉरी वो पहले तफसील आएगा, फिर सेमीकोलन, खाने में डालते हैं, सेमीकोलन, खौल से डोंगे बनाते हैं, रेशा रस्सियों से बटने में काम आता है, कच्चा हो तो इसका पानी बनता है। मतलब उसके सारे फ़ायदे, हर फ़ायदे के दरमियान में सेमीकोलन लगाया गया है। फुल स्टॉप खत्मा, जैसा कि इस अलामत के नाम से ज़ाहिर है, ये अलामत तहरीर में जुमले के खात्मे पर इस वक्त लगाई जाती है जहाँ ठहराव भरपूर होता है। इस अलामत को वक्फ मतलब भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं और महज एक नुक्ते से ज़ाहिर करते हैं। मगर जिन ज़बानों में मनकूत हर्फ की कसरत हो वहाँ अलामत इल्तबास पैदा करती है, इसलिए छोटा सा ख़त लगा देते हैं। उर्दू में इसे एक छोटे से ख़त से ज़ाहिर करते हैं जो नुक्ते से ज़रा बड़ा होता है। मसलन दुनिया दारुल अमल है, दुनिया आखिरत की खेती है, आगे वो ख़त लगा हुआ है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये अलामत सवालिया, यह अलामत जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है किसी सवालिया लफ्ज़ या सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। उर्दू में इस्तफहामिया भी कहते हैं। इस अलामत से ज़ाहिर होता है कि कोई सवाल किया गया है और जब तक इसका जवाब न मिला ख्याल नामुकम्मल रहता है। यह अलामत फ़ा और हाय होज़ को मिलाकर बनाई गई है जिसका मादा लफ्ज़ फ़हम है। ये अलामत भी इल्माए अंदलस की इजाद है। अहले यूरोप ने इसको ज़रा से तग़य्युर से जारी रखा है, मसलन क्या है, कहाँ का इरादा है, किसकी बारी है वगैरह। निदाइया या फिजाइया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये अलामत दरअसल लफ्ज़ निदा का मुखफ़फ़ है और नून का नुक्ता और अलिफ मिलाकर बनाई गई है। यह अलामत दो मकासद के तहत इस्तेमाल की जाती है। जब किसी को निदा देना, पुकारना या ख़िताब करना मकसूद हो, जैसे अज़ीज़ तलबा, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी बातों को तवज्जो से सुना, ए दोस्त एक्सक्लेमेशन मार्क, मैं आपका एहसान नहीं भूलता। इस सूरत में ये अलामत निदाइया कहलाती है।
अच्छा जी, आगे है वावेन इन्वर्टेड कॉमर्स। ये अलामत बिल अमूम दो मकासद के तहत इस्तेमाल होती है। इस अलामत का इस्तेमाल किसी का कौल इसी के अल्फाज में नकल करते वक्त या किसी इक़्तिबास का इंदराज करते वक्त इस कौल या इस इक़्तिबास की इब्तदा और इसके आखिर में किया जाता है, जिसका मफहूम ये होता है कि वावेन के अंदर वाली इबारत कायल के असल में अल्फाज हैं। जैसे इसने जवाब दिया, मैं कल 10 बजे सुबह यहाँ आऊँगा। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा हैं जो मुअत्तक़िद मीर नहीं। आगे है कोसेन ब्रैकेट। इस अलामत को जिसके लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, किसी इबारत में लफ्ज़ मुअतरज़ा या जुमला मुअतरज़ा के दोनों तरफ लगाते हैं, इस तरह वो लफ्ज़ या जुमला इस इबारत से मुमताज़ हो जाते हैं। उर्दू में कोसेन और ख़त का इस्तेमाल एक ही है और ये लिखने वाले की मर्ज़ी है कि वह ख्वाह कोसेन इस्तेमाल करे ख्वाह ख़त। कोसेन के इस्तेमाल करने में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके बेजा इस्तेमाल से इबारत बेरब्त ना हो जाए। बहुत से लिखने वाले इस बात की परवाह नहीं करते और खड़े खड़े जुमले देखने में आते हैं। मेरा घर मकान का वो हिस्सा जिसमें मेरी सुकूनत है वो सीधा हो गया। महमूद अली साहब को जिनके बड़े भाई तहसीलदार हैं, मैंने कल मोटरसाइकिल पर जाते देखा। ख़त डैश ये अलामत भी जो एक छोटे से खाते मुस्तकीम की लकीर की सूरत में लिखी जाती है, करीब करीब इसी तौर इस्तेमाल होती है जो कोसेन का महले इस्तेमाल है, यानी इसे भी लफ्ज़ मुअतरज़ा यानी जुमला मुअतरज़ा के पहले और आखिर में लगाते हैं। अब तो इसी तनख्वाह में वो जितनी भी है गुजारा करना होगा। आगे है तलखीस नगारी। तलखीस नगारी के कुछ रहनुमा असूल। तलखीस करते वक्त मंदरजा ज़िल अमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। उन्वान ज़रूर दें और फ़कत एक उन्वान लिखें। तलखीस को इंग्लिश में प्रेसी कहते हैं। एक उन्वान से एतमाद ज़ाहिर होता है और मुतबादिल उन्वानात ना दें। सबसे बेहतर उन्वान वो होता है जो असल इक़्तिबास पढ़ने के बाद जहन से निकले। बसूरत दिगर इस ज़मन में असल इक़्तिबास का पहला या आखिरी जुमला पढ़ लेना भी सूदमंद साबित होता है। तलखीस असल इक़्तिबास के एक तिहाई से ज़्यादा हरगिज़ ना होनी चाहिए, लेकिन इस ज़मन में असल इक़्तिबास के लफ्ज़ों या जुमलों को गिनना और इन्हें 3 पर तकसीम करना बेकार अमल और अबस है। असल यह है कि तलखीस एक तिहाई होनी चाहिए, एक आध जुमला कम किया और ज़्यादा किया। तलखीस में जहाँ तक मुमकिन हो जामिया किस्म के अल्फाज वन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तलखीस में एक मफ़हूम को दो तरह से अदा नहीं किया जाता, यहाँ तक मुतरादिफ तरकीब या मुतरादिफ मरकबात अतफ़ी कबील के अल्फाज मसलन अदल व इंसाफ, जुर्रत व हिम्मत, लुत्फ़ व करम और जुद व सुखा वगैरह भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। तलखीस में तशबीह या मिसाल देना भी ज़बूह होता है, अगर मतलब फजूल होते हैं। अगर असल इक़्तिबास में एक दो इसम मारफा कबील के अल्फाज पर प्रॉपर नाउन्स आए तो वो तलखीस में भी ज़रूर आ जाएंगे। अगर असल इक़्तिबास दो या दो से ज़्यादा ज़मनी इक़्तिबासात में मुनक़सिम है तो तलखीस बहर तौर फ़कत एक पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाएगी। अगर असल इक़्तिबास के आखिर में मुसन्निफ़ का नाम दर्जा तो तलखीस का पहला जुमला इसी के नाम से शुरू होगा। याद रहे कि तलखीस का अमल दरअसल तशरीह का मुतज़ाद अमल है, यानी कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम अदा किया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि तलखीस के तमाम जुमले एक दूसरे से पेवस्त हों और ख़ुद तबा नज़र आएँ। पैराग्राफ की तलखीस से कबल चंद जुमला की तलखीस का मुलाज़ा हो। जुमला मैंने आज 16 सितंबर 2013 बरोज़ पीर कॉलेज में उर्दू के मज़मून का टेस्ट दिया। अब तलखीस आज कॉलेज में टेस्ट दिया, इतनी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती तलखीस में। दूसरा देखते हैं, गुज़िश्ता दिनों इतवार के रोज़ हमने अपने बहन भाइयों के हमरा चिड़ियाघर देखा। तलखीस में हमने चिड़ियाघर देखा। जुमला वो साहिब जो ही मुझे कहीं मिलते हैं मैं इनसे तुम्हारे बारे में तफसीली बात करूँगा। तलखीस में इनसे बात करूँगा। जुमला जनाब आली मैं हकीर पुरतकसीर आपकी हर बात पर सर तस्लीम हम करता हूँ। तलखीस मुझे आपसे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। अब ये तलखीस शुदा अबारात हैं, इनको मैं नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि वो टाइम की शॉर्टेज। आगे चलते हैं। इसके अलावा तलखीस के बाद इसमें क्या है जी, खतूत नवेसी। खतूत नवेसी के भी रूल्स पढ़ते हैं। खतूत नवेसी या मकतूब निगारी अहम सनफ़े नसर है। इसकी तारीफ़ अहमियत लवाज़मात और बतदरीज इर्तिका की तफसील असनाफ नसर के ज़मन में लिख दी गई। उसे एक बार फिर पढ़ लीजिए। ख़त या मकतूब तहरीरी गुफ्तगू का दूसरा नाम है। इसी वजह से ख़त को निस्फ़ मुलाकात का नाम दिया जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को तो देख नहीं पाते मगर एक दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। रोज़मर्रा बातचीत की तरह ख़त भी ज़ुबान भी सादा शगुफ्ता और होनी चाहिए ताकि इसे पढ़कर वही लुत्फ़ या फ़ायदा हासिल हो जो आपस की मुलाकात से हासिल होता है। ख़त में लंबी चौड़ी तमहीद बांधने और ला हासिल बातें लिखने से इज्तनाब करना चाहिए ताकि आपका और दूसरे का वक्त ज़ाया ना हो। ख़त ये समझकर लिखा जाता है कि मकतूब अलैह आपके सामने बैठा हो और आपसे दो गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे कि मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप जब भी इसको सुन रहे होंगे तो वो ऐसे ही होना चाहिए। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करूँ कि मैं जो मुझे सुनने वाले हैं वो मेरे दो सामने बैठे हैं।
पानी पीना ज़रूरी है। आप भी पढ़ते हुए, वैसे तो खाने की भी कोई चीज़ साथ रखनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल कुछ भी ऐसा जो आप पढ़ते हुए साथ रख सकें तो कम से कम पानी लाजमी साथ रखा करें, कि वो पानी जो आपका ना एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है और आपको थकता नहीं है दिमाग। खाने की चीज़ ज़्यादा हो तो ज़्यादा देर तक आप पढ़ सकते हैं बिना इंटरप्शन के। अच्छा जी, खैर आगे बढ़ते हैं। ताकि आपका और दूसरे का वक्त ज़ाया हो। ख़त ये समझ कर भी लिखा जाता है कि मकतूब आपके सामने बैठे और आपसे दो गुफ्तगू कर रहे हैं। दोबारा पढ़ दिया मैंने पानी के चक्कर में। अशराफ घरानों के लोग ना तो कभी अखलाक से गिरी हुई कोई बात करते हैं और ना ही लिखते हैं, इसलिए ख़त में भी अदाब गुफ्तगू को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। मकतूब निगारी में महारत पैदा करने के लिए उर्दू के चंद बुलंद पाए अदीब मसलन मिर्ज़ा गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, अल्लामा इकबाल के खतूत का मताला मशर का काम देता है। हर पढ़े लिखे आदमी के ख़त लिखने का अंदाज़ कम बेश जुदा होता है, ताहम बिलउमूम ख़त के बुनियादी हिस्से मंदरज झैल है। मकाम रवानगी और तारीख़। जिस मकाम से ख़त लिखा जाए उस मकाम का नाम ख़त की पेशानी पर और कोने में दाएं जानिब लिखा जाता है और इसके नीचे ख़त लिखने की तारीख दर्ज की जाती है। हर ख़त में चाहे वह जिस किसी के भी नाम हो, यही अंदाज़ अपनाना ज़्यादा बेहतर है। इम्तिहान में ख़त हर चंद फ़र्ज़ी होता है, मगर इसे यह समझ कर लिखा जाता है कि नकल पर असल का गुमान हो। यहाँ तक कि कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी मरकज़ की जगह ऐसा फ़र्ज़ी पता लिखना चाहिए जिस पर असल का गुमान गुजरे, जबकि तारीख लिखते हुए महीने का नाम लफ्ज़ों में लिखना ज़्यादा पसंदीदा है। जैसे 786 नौबहार कॉलोनी, फेजपुर रोड, लाहौर, 27 अक्टूबर 2013। दूसरा हिस्सा अलकाब व अदाब। मकतूब इलाका मुखातिब करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें अलकाब कहते हैं। अलकाब की नौइयत मकतूब इलाके के मकाम व मरतबे के लिहाज से होती है और मकतूब निगार से इसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। वाजिबुल एहतराम, मोहतरम व मुकर्रम, मोहतरमा, अजीज़म, बरखुरदार वगैरह अलकाब के अल्फाज चूँकि तखातुब के ज़ुमरे में आते हैं, इसलिए इनके बाद निदाइया की अलामत लिखी जाती है। अलकाब के बाद अदाब के अल्फाज लिखे जाते हैं। ये अल्फाज लिखने में मकतूब इलाके की उम्र और हैसियत का पूरा ख्याल रखा जाता है। मसलन अस्सलाम वालेकुम, सलाम मसनून, अदाब व तस्लीमात, दुआ वगैरह। अदाब के बाद फिजाइया की अदामत दी जाती है। तीसरा हिस्सा ख़त का मजमून। ये ख़त का मरकज़ी हिस्सा होता है। अंग्रेज़ी में इसे बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं। मकतूब निगार मकतूब इलाके जो कुछ कहना चाहता है इस हिस्से में लिखते हैं। मजमून ख़त को अलकाब व अदाब के नीचे नई सतरों से शुरू किया जाता है और इब्तिदा में बिलअमूम एक दो तमहीदी जुमले लिखे जाते हैं और फिर ख़त लिखने का असल मुद्दा बयान किया जाता है। ख़त का यह हिस्सा नहायत मौसर और जानदार होना चाहिए। एक उम्दा ख़त का अंदाज़ इसके नफ्स मजमून से ही तो लगाया जाता है। ख़त का इख्तिताम। चौथा हिस्सा आखिरी। जब ख़त का मजमून तमाम हो जाए तो मकतूब इलाके के मकाम व मरतबे के मलहूज़ खातिर रखते हुए बड़ों के लिए वस्सलाम और छोटों के लिए दुआ गो या ज़्यादा दुआ वगैरह के अल्फाज लिखकर ख़त्म कर दी जाती है। इसके बाद मकतूब निगार न्याज़मंद, खैरअंदेश, आपका मुखलिस वगैरह के अल्फाज लिखकर अपना नाम लिख देता है। मकतूब निगार का नाम कदरें बाएं जानिब होना चाहिए। इम्तिहान में असल नाम या आम सा फ़र्ज़ी नाम लिखा जा सकता है। खतूत की इक़साम। यूँ तो खतूत की बहुत सी इक़साम है और नफ्स मजमून के अतबार से हर ख़त ही मुनफरिद होता है। ताहम तलबा के आसानी के लिए हम जुमला इक़साम के खतूत को 5 किस्मों में तकसीम करते हैं। निजी या शख्सी ज़ाती खतूत, दूसरे अमूमी खतूत जो कि आम तौर पर ऐसे खतूत जो माशरे की, मुल्की या इलाकाई मसाइल वगैरह पर अपनी राय का इजहार होता है। अखबारात, रसाइल व जराइद के मदीरों के नाम लिखे जाते हैं, वो भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। आगे कारोबारी खतूत जो अक्सर के नाम से ज़ाहिर है, ऐसे खतूत जो कारोबार से ताल्लुक़ हो। रस्मी खतूत, इस कबील के खतूत मुख्तलिफ नौइयत की तकरीबात से मुतल्लिक़ होते हैं। बिलअमूम उन खतूत का मकसद दावत शिरकत देना होता है। सरकारी खतूत, ऐसे खतूत का ताल्लुक़ हुकूमत, सरकारी इदारों या इनके ज़ैली शोबों से होता है। ख़त लिखने के बारे में चंद ज़रूरी बातें। लंबे चौड़े अलकाब अदावत से इज्तनाब करना चाहिए। ख़त कम बेश एक सफ़े पर मुश्तमिल होते हैं। अंदाज़ तहरीर सब करवा और आम फहम, असलूब बयान शगुफ्ता और बेतकल्लुफ़, अज़दिल ख़ैज़ दो बरदिल रेज़द के मज़दाक। दिल से बात निकलती है तो दिल पर असर करती है, इसलिए ख़त में एक तो तकरार से बचना चाहिए, दूसरे तवाला से गुरेज करना चाहिए। ख़त का मजमून एक ही पैराग्राफ के बजाय हस्ब ज़रूरत एक से ज़्यादा पैराग्राफ में तकसीम हो तो वो नज़र पर बोझ नहीं बनता। इमला और इंशा दुरुस्त हो और हत्तुल वसी काट छाट से बचना चाहिए। तलबा की रहनुमाई के लिए मुशायरे के नमूने के चंद पेश किए जाते हैं। ये खतूत की जो है वो एग्जाम्पल दिए। दोस्त के नाम, उसके वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का ख़त, और ये सारे के सारे खतूत के वो क्या कहते हैं उसे, खाके दिए गए, या फिर आप डेमो कह लें कि वो दिए गए हैं एग्जाम्पल्स। आप इधर से देख के पढ़ें और प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन्स आर ऑलवेज परफेक्ट, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कहती हूँ।
ज़रूरी नहीं होता, कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्शन के करीब तरीन पहुंचा जा सकता है। मेरा ख्याल खत ख़त्म हो गया, आगे कुछ शुरू हो गया। एक सेकंड। सफ़र कामयाबी की कुंजियाँ, आगे बहुत शुरू हो गई है। क्या कहते हैं इसको? एक मिनट। मजमून दौरे हाजिर में ज़राए इब्लाग की अहमियत। मजमून नवेसी, कौमी ज़िंदगी में ज़ुबान का किरदार। दौरे जदीद में कंप्यूटर की अहमियत। सफ़र कामयाबी की कुंजी है। इस्लाम में गधागिरी की मजम्मत। पाकिस्तान में अफसाना निगारी। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान। दहशतगर्दी हकीकत या अफसाना। ये सारे मज़मून हैं। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह का मुस्तकबिल। डेंगू बुखार एक अफरियत। अच्छा जी। इकबाल का नज़रिया जमहूरियत। और है इसमें माहौलियाती आलूदगी और इससे बचाव की तदाबीर। कानून इंसाफ और माशरा। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, खूबियाँ और खामियाँ। दयानतदारी हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरियत। तंज़ो मिज़ाह आज की माशरती ज़रूरत। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी। दोबारा बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नई कौमें। तो हम परस्ती और हमारा माशरा। कंप्यूटर की ज़बान। उर्दू शायरी का इर्तिका। उर्दू शायरी का इर्तिका। प्रोफेसर महमूद शेरवानी के तहक़ीक़ के मुताबिक उर्दू शायरी का आगाज़ गज़नवी अहद में फ़ारसी के मशहूर शायर मसूद साद सलमान से हुआ, जो लाहौर के रहने वाले थे। अगरचे इनका ना तो कोई शेर मिलता है, ना इस ज़बान को इस ज़माने में उर्दू कहा जाता। ताहम ये बात गलत नहीं है कि मसूद के दौर में के कुछ ही मुद्दत बाद अमीर खुसरो के कलाम का कुछ हिस्सा ऐसा मिलता है जो फ़ारसी और हिंदी से मिलकर तरतीब पाता है। अमीर खुसरो के बाद शुमाली हिंद में कोई काबिल ज़िक्र शायर तारीख़ में महफूज नहीं है। उधर दक्कन में वहाँ के मुसलमानों बादशाहों ने सियासी मसलहतों की बिना पर मकामी ज़ुबान की हौसला अफजाई शुरू की और इस शायरी की परवरिश की, जिसे दक्कनी कहा जाता है और जिसे आज हम उर्दू शायरी का नक्श अव्वल कहते हैं। दक्कन में शायरों की एक तवील फहरिस्त हमें मिलती है, जिसमें बादशाह भी हैं, सूफ़ी भी और आम शायरी भी। इनमें सबसे अहम नाम वली दक्कनी का है, जिसकी शायरी ने शुमाली हिंद में शायरी की तहरीक का आगाज़ किया, जिसने मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर उर्दू शायरी को दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों के मुकाबले में ला खड़ा किया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसलिए वली को आदमुल शेर कहा है। वली पहले दक्कन के शायर थे। मुग़ल हुक्मरान मोहम्मद शाह के ज़माने में उन्होंने दिल्ली का सफ़र किया। शायरी। अच्छा जी, आगे चंद शेरी इस्तिलाहात। मिसरा लफ्ज़ी मायनी कवाड़ दरवाज़े का एक पट मुराद है। आधा शेर या निसफ बैत। मिसरा बामानी अल्फाज पर मुश्तमिल वो सतर है कि अगर नसर में हो तो फ़िक्रा कहलाए और नज़म में हो तो मिसरा। शेर के पहले मिसरे को मिसरा अव्वल जबकि दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। मसलन याराने तेज़ गाम ने महमल को जा लिया, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। शेर या बैत। लफ्ज़ी मायने सुखने मौजू दो मिसरे जो एक वज़न के हों और एक ख्याल ज़ाहिर करें तो वह शेर या बैत है। मसलन याराने तेज़ गाम ने महमल को जा लिया, हम महवे नालाए जर से कारवां रहे, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। काफ़िया। हर शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। ये अल्फाज एक ख़ास तरतीब से असनाफ़ नज़म में मुकर्रर आते हैं, मगर मायनों के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब की ये मारूफ गज़ल मुलाहज़ा कीजिए। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछूं कि मुद्दा क्या है, हमको उनसे वफ़ा की उम्मीद है जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, हाँ भला कर तेरा भला होगा,
और दरवेश की सदा क्या है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। क्या शेर है वैसे। इस गज़ल में हुआ, दवा, माजरा, मुद्दा, वफा, सदा और बुरा के अल्फाज काफ़िया के तौर पर आए हैं। रदीफ लग़वी मायने में घोड़े पर सवार के पीछे बैठने वाला आदमी, मगर इस्तिलाह शेर में काफ़िया के बाद आने वाले वो लफ्ज़ या अल्फाज जो चूँ के तुम बार बार दोहराए जाएँ रदीफ कहलाते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब की मुतज़क्करा बाला गज़ल की रदीफ है क्या है। मतलब लग़वी मायने तलू होने की जगह के हैं, मगर शेरी इस्तिलाह में किसी कसीदे या गज़ल के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया व हम रदीफ़ मुतला कहते हैं। रदीफ़ की मौजूदगी ज़रूरी नहीं, शर्त नहीं है। मिर्ज़ा गालिब की एक ज़बान ज़द ख़ास व आम गज़ल का मतलब है। इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मक्ता लग़वी मायने कता होने की जगह, मगर शेरी इस्तिलाह में किसी कसीदे या गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी लाता है मक्ता कहते हैं। मसलन माल है नायाब और गाहक है अक्सर बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। ताहम अगर आखिरी शेर में तखल्लुस इस्तेमाल ना हो तो वो सिर्फ आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता नहीं। बंद किसी मुसलसल नज़म का वो हिस्सा जिसमें किसी ख्याल या वाक़े को इरादी तौर पर बयान किया गया हो और जिसके आखिरी मिसरे या शेर कबल अज़ीं कहे गए, अशआर और मिसरों से मुख्तलिफ हुए। ऐसे हर बंद में नज़म की नौइयत के मुताबिक 3 से लेकर 10 मिसरों तक हो सकते हैं। मसलन मुरब्बे का हर बंद 4 मिसरों, मखमस का हर बंद 5 मिसरों और मुसद्दस का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। साथ साथ 8 और 10 मिसरों के बंद भी होते हैं, मगर इनकी रिवायत कम रही है। चंद अहम असनाफ़ नज़म, मफ़हूम और तारुफ। नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने मोतियों को एक लड़ी में पिरोना के हैं, लेकिन अदब की इस्तिलाह में लफ्ज़ों का मुअय्यना ज़ाब्तों के मुताबिक इस्तेमाल नज़म कहलाता है और ये लफ्ज़ नसर के मुतज़ाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। असनाफ़ नज़म को आम तौर पर 2 हैसियतों से तकसीम किया जाता है, मौज़ूआती लिहाज से, हयाती एतबार से। मौज़ूआती लिहाज से शायरी की अहम इक़साम दर्ज झेल है। हम्द, मनाजात, नात, मनक़बत, कसीदा, गज़ल, मरसिया, शहर, अशोब, पैरोडी और गीत। और हैसियती लिहाज से अहम इक़साम दर्ज झेल है, मसनवी, रुबाई, किता, मस्मत, तरकीब बंद, तरजीब बंद, मुस्तज़द नज़म, मुआरा, सानेट, आज़ाद नज़म, दोहा, बारह मासा, हाइको, माहिया वगैरह। असनाफ़ नज़म बलिहाज से मौजू। हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा ताला की शान, बुजुर्गी और अज़मत का बयान किया जाता है। हम्द का लफ्ज़ बारी ताला के लिए मखसूस है, जबकि सना का लफ्ज़ इंसान के लिए है। हम्द के लिए कोई ख़ास बहर या हैयत मुकर्रर नहीं, मगर उर्दू शायरी में हम्द को एक ख़ास तक़द्दुस और मुकाम हासिल है। माज़ी के बेहतर उर्दू शेर जब भी अपना दीवान तैयार करते थे तो इसका आगाज़ हम्द से करते। हवाले के तौर पर बाज़ हम्द के इब्तदाई शेर मुलाहिज़ा कीजिए। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है कि वो जहाँ तू समा सके। अच्छा जी, आगे है नात। नात के लग़वी मायने वस्फ़ के हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सताइश और सना के लिए मखसूस है। गोया नात वो सनफ़ नज़म है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। हम्द की तरह नात की भी कोई मखसूस बहर या वज़न मुकर्रर नहीं होता, मगर नात को भी हमारी उर्दू शायरी में एक तक़द्दुस और बुलंद दर्जा हासिल है। कदीम व जदीद उर्दू शायरी ने नात गोई में अज़ीम कारनामे अंजाम दिए हैं। शायद ही कोई तालिब इल्म होगा जिसने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर ना सुने हो। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। हाली दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत उला तुम ही तो हो। मेरा एक्सेंट बहुत अच्छा नहीं है, वरना मैं इसको जो इस नात पढ़ने का एक अंदाज़ है उसमें पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, खैर। कसीदा अरबी मस्दर का कसद से बना है जिसके लग़वी मायने कसद इरादा करने के हैं, जिससे साबित है कि ये वो सनफ़ नज़म है जो इरादी तौर पर वजूद में आती है और शायर इरादतन किसी की मद्दाह व सताइश करते हैं और इस ज़मन में बाज़ औक़ात ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देता है। कसीदा बहुत पुरानी सनफ़ सखन है। ये अरबी के अलावा फ़ारसी में भी वाफिर ज़ख़ीरे की सूरत में मौजूद है। कसीदे और गज़ल की हैयत एक ही है, वही मक़तला, वही मक़ता और वही आगाज़ से इख्तिताम तक रदीफ़ और काफ़िया का अहतमाम। शायद इसकी वजह यह है कि किसी ज़माने में गज़ल भी कसीदे ही का हिस्सा होती थी, जिसे नशीब या तमहीद कहा जाता है। कसीदे को आम तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तशीब ये कसीदे का इब्तदाई हिस्सा है जिसमें शायर जज्बात मोहब्बत या
खूबसूरत फितरी मनाजिर का जिक्र करता है और जिसके इंतहा से ममदू की मदा का आगाज़ होता है। दूसरा, गुरेज, इस हिस्से में एक दो ऐसे शेर होते हैं जो तशरीब को मदा से मिलाते हैं। तीसरा, मदा, ये वो हिस्सा है जिसकी खातिर शायर कसीदा लिखता है। इस हिस्से में शायर अपने ममदू की खूब तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं और अपनी फसाहत व बलागत और चरब ज़बानी के दरिया बहा देता है। चौथा, दुआ, ये कसीदा का आखिरी हिस्सा है। इसमें शायर अपने ममदू को दुआएं देता है और बाज़-औक़ात हुस्न गुफ्तार के ज़रिए अपना सिला भी तलब करता है। मसलन मिर्ज़ा गालिब के कसीदे के ये दो दुआइया शेर देखिए जो उन्होंने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के हज़ूर पेश किए। ख़त्म करता हूँ अब दुआ पे कलाम, शायरी से नहीं मुझे कोई सरकार, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस हों दिन 50,000। अच्छा जी, ये हो गया कसीदा। अब आ जाते हैं गज़ल पे। गज़ल चूँकि अहम तरीन सन्फ़ शायरी है और इसलिए इसका बयान कदर तफसील से किया जाता है। मफ़हूम और तारुफ़। असनाफ़ सख़न में गज़ल अहम तरीन सन्फ़ शायरी है। उर्दू शेरी में अदब में सबसे ज़्यादा सरमाया भी गज़ल ही का। ये वो सन्फ़ है जिसमें इश्क मोहब्बत का जिक्र होता है और शायर अपने फ़िक्र और ख़याल के इजहार अलाइम और रमूज़ के ज़रिए नहायत लतीफ़ पैराए में करता है। गज़ल के लग़वी मायने औरतों से बातें करना या औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना है। एक रिवायत में यह भी है कि जब गज़ाल मुल्क अरब का नहायत खूबसूरत हो को शिकारी कुत्ते दबोचने को तो इसके मुँह से इस वक्त जो दर्दनाक चीख निकलती है इसे गज़ल कहते हैं। गोया गज़ल में इश्क मोहब्बत और सोज़ो दर्द का बहुत नुमायाँ होना ज़रूरी है, मगर बकौल फैज़ और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अच्छा जी, आगे है गज़ल के बाद मरसिया। मैं देख रही थी कुछ और ना हो। अच्छा जी, मरसिया। मरसिया क्या होता है? मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से मुश्तक़ है जिसके लफ्ज़ी मायनी है मरने वाले का जिक्र खैर करना है। इस्तिलाह में मरसिया ऐसी सन्फ़ नज़म है जिसमें किसी शख्स की वफ़ात या शहादत का हाल और इसके मसाइब अलाम का जिक्र हो। ख़ुसूसन ऐसी नज़म जिसमें शहदाए करबला की शहादत के वाक़यात और हादसात का दर्द अंगेज़ बयान किया जाए। अल्लामा इक़बाल ने वालिदा मरहुमा की याद में के उन्वान से इस वक्त मरसिया लिखा जब वह हसूल ताल्लुम की गर्ज से जर्मनी मुकीम थे। ये उर्दू का एक यादगार मरसिया है। किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त न आने से रहेगा बेकरार, खाके मरकत पे तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। हाय। अच्छा जी, मरसिया के बाद है आगे तहरीफ पैरोडी। तहरीफ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने हैं किसी चीज़ को इसकी असल हालत से तब्दील करना या बदल कर कुछ का कुछ कर देना। अंग्रेज़ी में इसे पैरोडी कहते हैं। पैरोडी का मफ़हूम भी यही है कि शेर में इस तरह की कतर ब्योनत करना जिससे असल मायने बदल जाए और कुछ मज़क्का खेज़ सूरत हाल पैदा हो जाए। चुनांचे इस्तिलाह शेर में तहरीफ वो सन्फ़ नज़म है जो किसी के तर्ज़ नगारिश की नकल में इसी तरह लिखी गई हो कि अल्फाज और ख़यालात इस अंदाज से धारा बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में तहरीफ को मज़क्का खेज़ तसव्वुफ़ भी कहा जा सकता है। बिलाशुबा तहरीफ नसर में भी की जाती है, मगर इस वक्त हमारा रुए सखन नज़म की तरफ है। उर्दू शेर में अकबर इलाहाबादी, सैयद मोहम्मद जाफ़री, मुहज्जिद लाहौरी, राजा मेहदी अली ख़ान, सैयद ज़मीर जाफ़री वगैरह ने कामयाब पैरोडियाँ कही हैं। मिसालें मुलाहिज़ा करते हैं। असल शेर क्या था? कहा उस बुत से मरता हूँ तो मोमिन, कहा मैं क्या करूँ मर्ज़ी खुदा की। पैरोडी। कहा जब इनसे कि मरता है अकबर, कहा हम क्या करें मर्ज़ी हमारी। असल शेर, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुर्बानियाँ। पैरोडी। लड़ने भिड़ने के लिए पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुर्बानियाँ। बड़े इंटरेस्टिंग है वैसे भी, लेकिन गीत हिंदी का लफ्ज़ है जिसके मायने तारीफ़ के हैं। यहीं से गीत गाना मुहावरा बन गया जिसका मफ़हूम है तारीफ़ हो तौसीफ़ करे। इस्तिलाह में गीत वो सन्फ़ नज़म है जिसमें एक औरत मर्द को मुखातिब होकर जज्बात मोहब्बत का इज़हार करती है। गीत में बिलअमूम हिज्र और फ़राक़ की कैफ़ियत को वालिहाना अंदाज़ में बयान किया जाता है। बाज़ गीतों में मोहब्बत का इज़हार मर्द की तरफ से किया जाता है, मगर गीत का बुनियादी तौर पर मिजाज यह है कि औरत की जानिब से इज़हार मोहब्बत हो। फिर आस बंधी है मन की, फिर जली जोत जीवन की, लो जली जोत जीवन की, अब दूर हुआ अंधेरा, अब रूप नया है सारा, अब झिलमिल झिलमिल तारे, फिर आस बंधी है मन की, फिर जली जोत जीवन की। रुबाई। अच्छा जी, रुबाई क्या लफ्ज़ रुबा से निकला है जिसके मायने हैं चार चार के। इस्तिलाही सखन में रुबाई इस मुख्तसर नज़म को कहा जाता है जो फ़कत 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। हैयत के एतबार से रुबाई का पहला, दूसरा
और चौथा मिसरा हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। चौथा मिसरा हासिल रुबाई हासिल गुफ्तगू कहलाते हैं और शायर पहले 3 मिसरों का ताना बाना चौथे मिसरे के लिए बुनता है। रुबाई में मौजू की कोई कैद नहीं होती, लेकिन आमतौर पर इस सनफ़े सखन को सूफियाना और इखलाकी मज़ामीन में बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असनाफ़ सखन में रुबाई एक मुख्तसर मगर बड़ी मौकर व मुमताज़ और दिल आवेज़ सनफ़े सखन और इखलाकी शायरी का सबसे उम्दा नमूना है। रुबाई एक मुश्किल सनफ़े सखन है और सिर्फ एक ही बहर में लिखी जाती है। यही वजह है कि उर्दू शायरी के क्लासिकी दौर से लेकर जदीद दौर शायरी तक के कुदरत के कलाम को परखने की कसौटी रही है। उर्दू के रिबाई गो शेरा में मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, मीर अनीस, मौलाना हाली, अकबर इलाहाबादी, इकबाल, अमजद हैदरी और ये बहुत सारे हैं। गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की ज़बां पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ वो तेरी है। अच्छा जी, आगे है किता। किता के लघवी मायने टुकराया ये जुज़ू के हैं, मगर इस्तिलाही सुखन में 2 या 2 से ज़्यादा शेरों को जो मौजू के एतबार से एक दूसरे से मुतल्लिक हों किता कहते हैं। किता 2 शेर से कम का नहीं होता और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं होता, मगर किता में मुतला नहीं होता, बल्कि किता से पहले मिसरे या काफ़िया लाना मायूब है। किता को इस वास्ते कहते हैं कि वो मतलब छोड़कर कसीदे या गज़ल का टुकड़ा होता है। किता के लिए मौजू या वज़न की कोई कदर नहीं होती। किता निगार हर तरह के वाक़यात और जज्बात और एहसासात को नज़म कर सकता है, बशर्ते ये कि किते के तमाम मिसरे मुकम्मल एक मफ़हूम अदा करें। आगे है मुसम्मत। मुसम्मत अरबी लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने हैं पुरई हुई चीज़ या मोतियों को लड़ी में परोना, मगर इस्तिलाह में मुसम्मत ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें 3 से लेकर 10 तक मिसरे हों। अगर नज़म 3 मिसरों के बंदों पर मुश्तमिल है तो इसे मुसल्लस, 4 मिसरों वाली नज़म का मुरब्बा, 5 मिसरों के बंदों पर मुश्तमिल नज़म का मखमस और 6 मिसरों वाली नज़म का मुसद्दस कहते हैं। 7, 8, 9 और 10 मिसरों के बंदों पर मुश्तमिल नज़में बहुत कम लिखी गई हैं। उर्दू शेरी अदब में मखमस और मुसद्दस लिखने का रिवाज जो कि क्लासिकी दौर से ही चला रहा है, इसलिए इन 2 हैयतों के बारे में हम कदर तफसील से बयान करते हैं। मखमस का लफ्ज़ खम्स से लिखा है जिसके मायने 5 के हैं, मगर इस्तिलाही शायरी में मखमस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इसकी बिलअमूम 2 सूरतें होती हैं। पहले के बंद 5 मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं और इसके बाद हर बंदे का 5वां मिसरा पहले बंद के हर मिसरे का हम काफ़िया या हम काफ़िया व हम रदीफ़ होता है। हर बंद का 5वां मिसरा बार बार दोहराया जाता है, जिससे शायर की मुराद ये होती है कि इसने 5वें मिसरे में जो बात कही है वही असल बात है और वही नज़म का मरकज़ी ख्याल है। किसी भी तरह मखमस की नज़म में बंदों की तादाद पर कोई कदर नहीं होती। इस सन को बहुत से शुरा ने बरता है और नज़ीर अकबर आबादी ने तो इस सन से बहुत काम लिया है। इन की नज़म बरसात की बहारें और मुफलिसी से ये 2 बंद मुलाहिज़ा कीजिए हैं। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें। अच्छा जी, आगे है तरकीब बंद। तरकीब बंद कोई अलहदा और मुस्तकिल सिन्फ़ नज़म नहीं, बल्कि ऐसी नज़म जो मुतअद्दिद बंदों पर मुश्तमिल हो तरकीब बंद कहलाती है। अगर कोई नज़म 5 के मिसरों पर मुश्तमिल है तो वह खम्स तरकीब और बंद और 6 के मिसरों के बंदों पर मुश्तमिल है तो मुसद्दस तरकीब बंद नज़म कहलाती है। इसी तरह 8 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म को मसमन तरकीब बंद और 10 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म को मुअश्शर तरकीब बंद कहेंगे, लेकिन मसमन मुअश्शर तरकीब बंदों की रिवायत बहुत कम रही है। आगे है तरजीब बंद। तरजीब बंद और तरकीब बंद में महज इतना फ़र्क है कि तरकीब बंद में हर बंद का चाहे वो बंद कितने ही शेरों पर मुश्तमिल क्यों ना हो, आखिरी शेर मुख्तलिफ होता है, जबकि तरजीब बंद में हर बंद का आखिरी शेर बार बार रजू करता है, यानी बार बार दोहराया जाता है, जिसे टेप का शेर कहते हैं। जैसे कुदरत से ये जो तंकी बनी है हर एक कुल, जब तक ये कुल बनी है तो है आदमी को कुल। बड़ा अजीब शेर है। घर हो खुदा न खास्ता एक कल भी चल बचल, फिर अब ये पता नहीं कुल है ये कल है, फिर ना खुशी ना ऐश ना कुछ ज़िंदगी का फल, मतलब कल है ये। जितने सखन हैं उनमें यही है सखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, मतलब इज़्ज़त और सेहतमंद रखे। मुस्तज़ाद के लग़वी मायने है ज़्यादा किया गया या बढ़ाया गया, मगर इस्तिलाह शायरी में मुस्तज़ाद ऐसी सनफ़े सखन है
जिसमें एक मिसरे पर मज़ीद निस्फ मिसरे का इस तरह इजाफा कर दिया जाता है कि इजाफा शुदा मिसरा इसी मिसरे के रुकन अव्वल या रुकन आखिर के बराबर होता है। मसलन मीर की ये रुबाई मुस्तजाद देखिए। ता चंद गम दिल से हिकायत करिए, हो कर तंग किस किस से शब रोज़ शिकायत करिए, सख्ती को ए सनम कहाँ तक खींचिए, हो नाला तेरे दिल में सरायत करिए। नज़्म मुअर्रा। मुअर्रा या मुअर्रा के लघवी मायनी 1 घंटा हो गया, अभी तो काफ़ी सारी पढ़ी है। अच्छा चलो, जितनी देर तक मैं कर सकती हूँ, वरना इसको 2 पार्ट्स में कर दूँ। ये बल्कि आगे चलते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ MCQs के हवाले से। सोनेट की सनफ अंग्रेजी में अदब से आई है। विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, टेनिसन और दूसरे अंग्रेज़ी शोरा ने बहुतायत से लिखे हैं। अंग्रेज़ी शोरा की देखा देखी उर्दू के कुछ चंद शोरा ने भी सोनेट लिखे और बाद ने तो बहुत अच्छे सोनेट लिखे। सोनेट एक मकफ़ा नज़म है जिसमें कुल 14 मिसरे होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है इसके। आज़ाद नज़म, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, आज़ाद नज़म हर किस्म की अरूज़ी पाबंदी से आज़ाद होती है। इसे अंग्रेज़ी में फ्री वर्स कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसका रिवाज आज़माना कदीम से है, जबकि अंग्रेज़ी की देखा देखी दौर जदीद इसमें उर्दू में भी इसने अपने कदम जमा लिए। दोहा हिंदी सनफ़ नज़म हिंदी में दोहे का रिवाज सदियों से है और उर्दू में भी क्लासिकी दौर ही शायरी से ही है। दोहे कहे जाते हैं। चुनांचा भगत कबीर और अकबर आज़म के नूरतन के अहम रुकन अब्दुल रहीम खान खाना के दोहे आज तक मशहूर चले आ रहे हैं। 12 मासा ऐसी सनफ़ नज़म है जिसका उर्दू में तो फ़रोग़ नहीं हो सका मगर हिंदी में बहुत मकबूल है। ये दरअसल 12 बंदों पर मुश्तमिल ऐसी नज़म होती है जिसमें औरत की ज़ुबान से बकरमी साल के 12 महीनों का नाम लेकर हिजर और फ़राक़ का हाल बयान किया जाता है। आगे नज़्म मुअर्रा। मुअर्रा या मुअर्रा के लग़वी मायने बरहना या खाली के हैं, मगर शायरी इस्तिलाह में ऐसी सनफ़ नज़म का मुअर्रा कहते हैं जिसके तमाम मिसरों के अरकान तो यकसा हों मगर उनमें काफ़िया का इल्तिज़ाम ना रखा गया हो। अंग्रेज़ी में नज़म मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहते हैं, खाली यानी काफ़िया से आरी नज़म। अच्छा जी, आगे है दोहा हो गया, अभी मैंने पढ़ा। 12 मासा भी पढ़ लिया, 12 मासा ही पढ़ लेती हूँ। बैसाख, ये बकर मिसाल का पहला महीना जो अप्रैल के वस्त से शुरू होता है। बैसाख की पहली तारीख को बैसाखी मनाई जाती है। जेठ, ये दूसरा महीना जो वस्त मई में आता है। आषाढ़ बकर तीसरा महीना। सावन चौथा महीना। भादो पाँचवा महीना। असवज छठा। कातक सातवां। 8 मंगसर। 9 पोस। 10 माघ। 11 फागन और 12 चैत। हाइको जापानी सनफ़ नज़म है और जापान में खासी मकबूल हैयत है। ये पंजाबी में टप्पा नोयत की सनफ़ है। पंजाबी टप्पा 3 मसलों पर मुश्तमिल होता है और पहला और तीसरा हम काफ़ी होते हैं। जैसे पंजाबी का मशहूर टप्पा है चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा आशिक तेरे थे। आगे भी और भी लिखे हैं। माहिया सरजमीन में पंजाब की मारूफ पंजाबी सिनफ है और ये सिनफ सैकड़ों साल से मरवज है। लुत्फ़ ये है कि ये सिनफ सीना दर सीना चलती है और आज भी पंजाब के छोटे बड़े देहातों में मरगूब खासो आम है। पंजाब का कोई गबरू जवान हो या अल्लड़ मुटियार, हर किसी को 2-4 माहिया ज़रूर अजबर हैं जिन्हें वो हरदम गुनगुनाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। पंजाबी की हर दिल अजीज़ सनफ उर्दू में भी मकबूल है। मौके की मुनासबत से चिराग हसन हसरत का एक ज़ुबान ज़द आम ख़ास माहिया मुलाज़ा के सावन में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। उलझे हुए धागे हैं, जिस याद में सोए थे उस याद में जागे हैं। मौसम की दुआ लेना, बुझते हुए कुछ मंजर पलकों में छुपा लेना। बसती है जजीरों में चुनरी मेरी धरती की, क्यों बट गई लीरों में। जब तू है निगाहों में आ जाएगी मंजिल, खुद चलकर मंजिल मेरी राहों में। इल्म बयान, एक ही बात को नो अंदाज से बयान करने के अमल को इस्तिलाह में इल्म बयान कहा जाता है। इल्म बयान अल्फाज व मायने की मतनूज़ जहतों का इंतहाई खूबसूरती से अहाता कर लेता है। नसर हो या शायरी, ये दोनों में जमालियाती खूबियों को जन्म देता है। इल्म बयान तख्लीक कार को कलाम में मौजू अल्फाज के इस्तेमाल और इजहार मतलब के मुख्तलिफ असालीब सुझाता है और इसके अंदाज़ बयान को मौसर दिलनशीं बनाता है। ये आम मुशाहिदा है, जैसे जैसे इंसान के मुशाहिदे, मुताले और तजुर्बे में इजाफा होता है, वो बात करने के लिए नए नए अंदाज और इजहार मुद्दा के अनोखे और निराले ढंग करता है। जैसे गुलदस्ता है मायने को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। अच्छा जी, अब आगे आ जाती है इसके हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़, तशबीह, इस्तारा, मजाज मरसल, किनाया। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। तशबीह को अमूमन
तशबीह यहाँ से शुरू हो रही है। तशबीह का लफ्ज़ मुशाबह से मुश्तक़ है, जिसके मायने हैं किसी एक चीज़ में दूसरे की शबाहत तलाश करना। मरवजा मायने में इसकी तरह की जा सकती है किसी एक शख्स, चीज़ या कैफियत को मुश्तरका सिफ़ात के बना पर किसी दूसरी निस्बतन ज़्यादा बेहतर चीज़ के मानद या हासिल करार देना, जिसका वाज़ेह मकसद पहली चीज़, कैफियत या शख्स की कदर कीमत में इजाफा, वक़्त या रग़बत पैदा करना होता है। मंदरजा मिसालों से नाज की इसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब सी है। ये तशबीह मतलब गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। तशबीह के 5 अरकान हैं। सबसे पहला मुशब्बा, वो शख्स या चीज़ जिसको किसी चीज़ से तशबीह दी जाए मुशब्बा कहलाते हैं। जैसे ऊपर वाली मिसालों में लब, दिल, फूल, वो अहले माँ वगैरह। मुशब्बा बे, वो शख्स या चीज़ जिससे तशबीह दी जाए मुशब्बा बे कहलाता है। जैसे ऊपर वाली मिसाल में गुलाब की पंखड़ी। वजह शब्बा, वो मुश्तरका सिफ़त, खसूसियत या खसूसियात जिनकी बिना पर तशबीह दी जाती है वजह शब्बा कहलाते हैं। जैसे रंगीनी, बुझा बुझा रहना, लिबास की रंगे, खूबसूरती, तलु वगैरह। हर्फ तशबीह, वो हर्फ या अल्फाज जो तशबीह देने के लिए बिलअमूम इस्तेमाल होते हैं। हर्फ तशबीह या अदात तशबीह कहलाते हैं। गर्ज़ तशबीह, वो मकसद या गर्ज़ जो तशबीह देने का सबब बने, इसे इल्म बयान की इस्तिलाह में गर्ज़ तशबीह कहलाता है। जैसे महबूब के लबों की दिलकशी बढ़ाना वगैरह। तशबीह की इक़साम, अहले ज़ुबान ने तशबीह की बेशुमार इक़साम रखी हैं, जिनमें तशबीह मुरसल, तशबीह मुफ़स्सल, तशबीह मुअक्कद, तशबीह जमा, तशबीह मलफूफ, तशबीह करीब, तशबीह बईद, तशबीह मशरूत, तशबीह मकबूल और तशबीह मरदूद वगैरह शामिल हैं। ये सारी की सारी तशबीहात जो हैं वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्तारा, इस्तारा का लफ्ज़ मुस्तार से निकला है, जिसके मायने हैं उधार लेना। किसी चीज़ की सिफ़ात, खूबियाँ, वक़ार, जा व जलाल, हुस्न, मर्तबा उधार लिया जाता है, जिससे बाद में तासीर और शेर में तनवीर दर आती है। राइज असलूब में इस्तारा की तारीफ यूँ की जाती है जब कोई लफ्ज़ हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इन दोनों मायने में तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो, तो इल्म बयान की रूह से इसे इस्तारा कहा जाता है। जैसे इसे तशबीह का दूँ आसरा क्या, वह खुद एक चाँद है, फिर चाँद सा क्या। तो ये चाँद है तो इसे इस्तारा कहलाता है। आगे है जी मजाज मुरसल। ये इल्म बयान की तीसरी किस्म है। इस्तारा के अंदाज में इसकी तारीफ यूँ बयान की जा सकती है, अगर कोई लफ्ज़ अपने वज़ई या हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इन दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो, इसे मजाज मुरसल कहा जाता है। अहले ज़ुबान ने इसकी 24 सूरतें गिनवाई, इनमें से चंद अहम सूरतें यहाँ मिसालों के साथ दर्ज हैं। जैसे दरिया बह रहा है, हंडिया जल गई है, मैं 2 बोतलें पी गया वगैरह। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें सुनिए। किनाया, लग़वी तौर पर किनाया के मायने पोशीदा या छुपी हुई बात के हैं। इल्म बयान की रूह से किनाया इसको कहते हैं जब लफ्ज़ हकीकी मायनों के बजाय गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल हो। अगर इसके हकीकी मायने भी मुराद लिए जाएँ तो भी मफ़हूम में फ़र्क न है। दूसरे मायनों में किनाया वो कलमा है जिसके मायने खुफिया और पोशीदा हों और इनका समझना किसी करीने का मोहताज है। मजाज और मुरसल में किनाया में फ़र्क ये होता है कि मजाज मुरसल में असली मायने मुराद नहीं होते, मगर किनाया में असली मायने भी मुराद हो सकते हैं। बल्फाज दीगर मजाज में फ़कत लाजिम ही मुराद होता है, जबकि किनाया में लाजिम मुराद होता है। लेकिन अगर मलजूम भी मुराद लें तो भी जायज़ होगा। किनाया की अहले ज़ुबान ने कई इक़साम बयान की हैं। किनाया करीब, किनाया बईद, किनाया मस्बत, किनाया मनफी, तारीज़, तलवीर, रम्ज़, इमा, इशारा वगैरह। किनाया की आम ज़द-फ़हम मिसाल, दामन में आज मीर के दाग शराब है, था एतमाद हमको बहुत इस जवान पर। इल्म बदी, अच्छा जी मैं देख ली थी कोई और इधर से रहना जाए। इल्म बदी क्या होता है? बदी के लग़वी मायने नादर, अनोखा या नई चीज़ के हैं। ताहम इस्तिलाह में इल्म बदी से मुराद वो इल्म है जिससे तहसीन तज़य्युन कलाम के तरीके मालूम होते हैं। इसकी 2 बड़ी किस्में, सनाए लफ्ज़ी व सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी यानी लफ्ज़ों और मायनों के एतबार लिहाज से नकात और बारीकियाँ बयान करना। सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी का बयान बड़ा तफसील तलब है और इनकी बहुत सी किस्में, मगर हम अपने तलबा इस्तफ़ाज़ा के लिए इसकी मारूफ़ इक़साम बयान करते हैं। सनत तज़ाद, सनत तकरार, सनत तलमीज़, सनत मुबालगा, सनत मुराद, सनत नज़ीर, सनत हुस्न तालील, सनत अहयाम, सनत तज़मीन, सनत लफ़ व नशर। सनत तज़ाद, इल्म बदी की इस्तिलाह में कलाम में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे के ज़िद या उलट हो। मिसाल के तौर पर हंसना और रोना, स्याह व सफ़ेद वगैरह। दूसरा है आगे, दूसरा ऊपर चला गया। सनत तज़ाद के बाद नहीं मिल रहा, ये सनत तकरार। इल्म बदी की इस्तिलाह में सनत तकरार इस सनत को कहते हैं जिसके तहत मिसरे या शेर में किसी लफ्ज़ को ताकीदी या ज़ोर देने के लिए मुकर्रर बार बार लाया जाए। मसलन जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं, ख्याबा ख्याबा इलम देखते हैं। तीसरा सनत तलमी, इल्म बदी की इस्तिलाह में शायर का अपने कलाम में नसर या निगार
का अपनी नसर में किसी मशहूर तारीख़ी वाक़या, रवायत, किस्से, शख्स, जगह, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करना सनत तलमीह कहलाता है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। सनत मुबालगा, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनसे किसी शख्स, शय, वस्फ या कैफियत का बयान हो, तो ख्वाह बतौर तारीफ़ हो या मज़म्मत इस तरह करना कि नफ्सुल अमर में वो वस्फ इस हद तक इस शय में ना पाया जाता हो कि इसकी 3 किस्में मुबालगा, इग़राक़, ग़लूब। मगर हम सिर्फ सादा से मुबालगा की मिसाल लेते हैं। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना, ज़मीन पर भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। मतलब इतनी गर्मी थी। मेरा ख्याल है ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट के हामिल नहीं है, सिर्फ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन अगर हम इसको करते रहें तो बहुत टाइम हो गया पहले ही ऑलरेडी। अशार के तशरीह, तुझ लब की सिफ्त लाले बदखशा सो कहूँ, ज़्यादा हैं तेरे नैन गजाला सो कहूँ। अशार की तशरीह के ये काफ़ी सारे सैम्पल्स दिए गए हैं, जिनको अगर आप वो प्रैक्टिस करें तो ही आएंगे। अगर मैं पढ़ भी दूँ तो भी फ़ायदा नहीं होना इसका, लिहाजा मैं ये अशार की तशरीह गुजार रही हूँ। और आगे चलते हैं, अगर ये एंड होने वाली है वैसे मज़े की बात ये, मुझे भी नहीं पता कि इसका एंड कहाँ होगा मुराद, मतलब ये अशार पे ही लास्ट है या आगे भी और कुछ आने वाला है। मजमून हो गया, जुमलों की दुरुस्तगी होगी, हाँ जी ख़त्म हो गई है। आगे मारूजी हिस्सा है। ये पंजाब PPSC का जो कंबाइंड कम्पिटिटिव सिलेक्शन फॉर द 2000 से लेकर इसके पेपर, वो प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। दरअसल चलो इसका एक पेपर देख लेते हैं, बाकी नहीं देखती क्योंकि इसको इधर सॉल्व करने वाला टाइम नहीं है। दर्ज रवानत में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। इंसाफ के तकाज़े, मुसलमान की ममालिक की पसमंदगी के असबाब, तुम हर हाल में हो यूं तो अजीज़ थे वतन में मगर कुछ और ही चीज़। अब ये इक़्तिबास के तलखीज़ का मतलब पैराग्राफ दिए गए उसके तलखीज़ करनी है, प्रेस की राइटिंग। तीसरा, दर्ज इबारत को बगौर पढ़िए और इबारत के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखें। सवालों के जवाब लिखने वो जो कंप्रीहेंशन जिसे कहते हैं, ये सारे वो कंप्रीहेंशन। उसके बाद है ट्रांसलेशन। ये 2000 का पेपर था, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग पेपर आपको पता है चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें ये सारे सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, इनके आंसर नहीं दिए गए। तो अगर आपको समझ आई है तो आप इन सवालों को ये प्रैक्टिस के लिए हल कर सकते हैं, ताकि वही बात फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे ये MCQs दिए गए, MCQs भी अनसॉल्व दिए गए, लेकिन साथ ही उसकी की भी दी गई है। तो ये वाला पोर्शन है, इसको मैं फिर कभी करने की कोशिश करूँगी किसी और लेक्चर में। अभी 1.25 घंटा हो गया तकरीबन, तो इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है इस बुक के रिव्यू के हिसाब से, क्योंकि ये MCQs जो है ना ये अनसॉल्व है। अगर सॉल्व होते तो फिर भी मैं इसको कर लेती, लेकिन ये सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो पहले या तो सॉल्व करी जाए और फिर इसको वो किया जाए, क्योंकि खाली सवाल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जी ये PMS की कलीद उर्दू कंप्लीट हुई। अगर आपने ये पूरी सुनी है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत बड़ा हौसले वाला काम है, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को देखते रहिए। दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर दें, कि मैं सब्सक्राइब का नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ दफ़ा कह रही हूँ, क्योंकि जिसको अच्छा लगता है तो वो खुद ब खुद ही सब्सक्राइब कर देता है, कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कह देना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोगों को नहीं पता होता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अगर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो वो मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में।